अविराज जो कि अपनी आंखों को बंद करते हुए खुद से कहते हैं, कहीं मैं फिर से तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। जिससे वह खुद ही उससे दूर होते हुए कहते हैं, मुझे जिम करने जाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी यहाँ पर रहने के लिए तो हम फार्म हाउस पर जा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम कुछ दिन के लिए फार्म हाउस पर रुक जाते हैं। हनीमून के लिए मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह पर। तभी तृषा कहती है, हनीमून की क्या ज़रूरत है जब फार्म हाउस है तो। ये सुनकर अविराज जो कि अभी तो हल्का सा स्माइल करना चाह रहे थे लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बाहर निकल गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथों कुछ ज़बरदस्ती हो जाए और तृषा को परेशानी। इतने टाइम बाद तो तृषा खुद से ये सारी चीज़ें कर रही हैं उनके साथ, तो फिर वो क्यों किसी भी वजह से तृषा को परेशान करे। अब वो अपने जिम एरिया में जा चुके थे। वहीं तृषा अपने बेड पर लेट चुकी थी, लेकिन अविराज का भी जिम में मन नहीं लग रहा था। उनको मन कर रहा था कि वो बस जा कर के तृषा से एक बात पूछ लें, एक बात। लेकिन वो खुद में ही बार बार कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या तृषा उन्हें इजाज़त देगी। अविराज बहुत ही मुश्किल से कमरे के अंदर गए थे, लगातार ये प्रे करते हुए तृषा सोई ना हो, मुझे करना था। लेकिन वो देखते हैं कि वाकई तृषा इधर उधर अपनी करवटें बदल रही है और वो सोई नहीं थी क्योंकि उसकी आंखें आराम से खुली हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही तृषा जो कि करवट को दूसरी तरफ बदल चुकी थी। तभी विराट झूठ में ही फ़ोन को अपने कान पर लगाए हुए कहते हैं, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ किसी से, मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं मैम, मैं अगर दिमाग में कुछ आइडिया आता है तो मैं तुरंत बताऊँगा, बाकी तुम कोशिश करते रहो। हाँ मगर ध्यान रखना कोई ज़बरदस्ती ना हो उसके साथ। कहते हैं बीवियों को ज़बरदस्ती अच्छी नहीं लगती। ये बात तृषा के भी कानों में जा चुकी थी। वो लगातार ये सोचे जा रहे थे कि अविराज क्या अभी भी उससे नाराज़ है, लेकिन जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट सुना था अविराज का, अब जाकर उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अविराज जो तभी तृषा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सो गई क्या? तृषा उठकर बैठते हुए कहती है, नहीं मैं तो बस ऐसे। अविराज उसके कपड़े की तरफ देख रहे थे और तृषा ने कपड़े को बदल लिया था, लेकिन अविराज को भी तृषा अपने शर्ट में काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब इस बारे में वो तो कुछ नहीं कहते, वरना फिर उनका ऑरा कट जाता। किस तरह से वो गुस्से में बाहर निकले थे और अचानक से खुद ही तृषा को शर्ट पहनने के लिए कहें। वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, मैं आता हूँ थोड़ा फ्रेश होकर, उसके बाद साथ में सोते हैं, इफ़ यू से। तृषा सुनकर कहती है, हाँ मैं वेट कर रही हूँ, आप आइए। और वो बस अपनी थूक गटक रही थी, साथ ही हल्का हल्का डर रही थी और इसी वजह से उसने क्वेश्चन को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था। थोड़ी देर में अब शावर की आवाज़ बंद हो गई थी और अविराज फाइनली बाहर आते हैं। अविराज इस वक्त ऊपर की तरफ हाफ स्लीव टी शर्ट पहन रखे थे और साथ ही नीचे पूरा फुल लोअर। अविराज जो कि आराम से आकर के बेड पर बैठते हुए तृषा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तृषा। वो भी अपने सिर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ क्या हुआ? अविराज जो हल्का हल्का उसकी तरफ खिसकते हुए कहते हैं, वो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था मुझे, अभी उसी से आते हुए बात कर रहा था। तृषा कहती है, हाँ सुना मैंने, तो कौन था? अविराज कहते हैं, वो सब छोड़ो, वो एक्चुअली बहुत परेशान है, मुझसे सजेशन मांग रहा था। मेरी भी नई नई शादी हुई है ना, तो इस वजह से। बट यू नो आई एम नॉट दैट रोमांटिक, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम आइडिया दोगी क्या? तभी तृषा कहती है, क्या आप पूछना चाहते हैं पूछिए, अगर मुझे पता होगा तो ज़रूर बताऊंगी। अविराज और तृषा से कहते हैं, वो बात ऐसी है ना कि वो जो मेरा दोस्त है ना, वो अपनी वाइफ को बहुत लाइक करता है, क्योंकि उसकी वाइफ वाकई बहुत खूबसूरत है और वो है इतनी ज़्यादा प्यारी। तो तभी तृषा जो हल्का सा जेलस होते हुए कहती है, आप क्यों इतनी तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, आपको भी प्यारी लगती है क्या? अविराज कहते हैं, नहीं ऐसा उसने बोला मुझे, मैं सिर्फ उसकी बात तुम्हें बता रहा हूँ। तृषा सुनकर कहती है, ओके हाँ तो? अविराज लगातार तृषा की आंखों में देख रहे थे, कभी उसके बालों की तरफ जो आ करके उसके कभी माथे पर टच हो रहा था तो कभी उसके गाल को छू जा रहा था, और फिर धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तो उसकी वाइफ के जो लिप्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसके हस्बैंड को, ऐसा मेरे दोस्त ने कहा है। तो वो ना अपनी वाइफ को किस करना चाहता है। ये सुनकर तृषा कहती है, ओह
तो कर ले। अविराज और त्रिशा का हाथ पकड़ते कहते हैं, पर नहीं कर सकता। वो क्या है ना कि वो दोनों थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा रहते हैं एक दूसरे से, और हस्बैंड भी जो मेरा दोस्त है उसकी एक अलग पर्सनालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और शायद इसी वजह से उसके अंदर थोड़ा ईगो भी है। वो खुद से ज़्यादा स्टेप लेना नहीं चाह रहा है। शुरुआत में उसने लेने की कोशिश की थी, बट फिर शायद उसकी वाइफ को पसंद नहीं आता ये सब कुछ, तो इस वजह से अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपनी वाइफ को ये बात बताए। तभी त्रिशा कहती है, बताने की क्या ज़रूरत है, किस कर ले डायरेक्ट। अविराज सुनकर कहते हैं, ऐसे कैसे? फिर उसकी वाइफ को ये लगेगा ना कि उसके हस्बैंड ने ज़बरदस्ती की है उसके साथ, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, ये गलत होगा। कोई और आइडिया? तभी त्रिशा कहती है, ओके मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं इतनी रोमांटिक नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया है। तो जब वाइफ सोने जाए ना, तो पीछे पीछे वो आए, और जैसे ही अभी उनकी वाइफ लेटने वाली होगी तो पहले उन्हें लेटने दें, ठीक है? तो जैसे ही अगर उनके हस्बैंड आएंगे, फिर उनके ठीक पीछे जा कर के लेट जाए। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा वाला एंगल होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं भी यहाँ पर लेटी हूँ और आप मेरे पीछे लेटे हुए हैं, ठीक है? अविराज सुनकर कहते हैं, ओके। त्रिशा पूरी तरह से लेट भी चुकी थी और अविराज को भी वो पूरी तरह से लेटा चुकी थी ताकि प्रैक्टिकली उन्हें समझा पाए। अविराज जो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, चुलबुली सी बीवी जो कि अपने हस्बैंड को किसके आइडियाज़ दे रही है। हाँ, भले ही त्रिशा अपने हस्बैंड के किसी दोस्त को ये आइडिया देने वाली थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये आइडिया अविराज किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। त्रिशा आगे कहती है, तो मान लीजिए मैंने ऐसे करवट किया हुआ है, आप देख रहे हैं ना, इस वक्त मेरी सिर्फ आपको पीठ नज़र आ रही होगी, लेकिन जब आप मेरे क्लोज आएंगे और फिर मेरे गाल की तरफ झुकेंगे। अविराज उसके और क्लोज जाते हैं और गाल की तरफ झुकते हुए कहते हैं, ऐसे, राइट? त्रिशा थोड़ी देर के लिए शांत पड़ गई थी और फिर हल्का हल्का उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर ऐसे वो एक दूसरे के करीब रहेंगे ना, तो दोनों एक दूसरे को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और अगर कंट्रोल कर भी लेते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे पास। जब भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ही ध्यान से देखते हुए, लाइक उसकी नज़र में देखते हुए अपने होठों को धीरे धीरे बाइट करता है ना, तो वो वाइफ के हॉर्मोन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अविराज की इस बात को ध्यान से सुनते हुए कहते हैं, तुम्हें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, तुम्हें कैसे पता? त्रिशा कहती है, मैं रोमांटिक मूवी की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, तो बस मुझे अच्छा लगता था ये सब देखना। मैंने देखा है बॉलीवुड मूवीज़ में, डायरेक्ट किस करना तो बेवकूफ़ी होती है, बहुत बुरा लगता है। पहले अपनी वाइफ को ध्यान से देखो, फिर उसकी नज़रों में देखो और धीरे धीरे अपने फीलिंग्स को समझाओ कि वो क्या करना चाह रहा है। जैसे कि अपने होठों को काट करके, या फिर धीरे धीरे उसके क्लोज आ करके, और फिर धीरे से उसके होठों की तरफ झुक कर देखे, और फिर हल्का सा उससे दूर हो जाए, और फिर धीरे से उसके गाल के पास आकर के अपने गाल को रब करे, और उसके साथ अपने होठों को ले जाकर उसके कानों के पास धीरे से रखते हुए कहे कि मे आई किस यू मैडम। उसके बाद देखिएगा वाइफ खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएगी और उनकी कॉलर को ज़ोर से पकड़ करके आई प्रॉमिस वो किस कर लेगी। अविराज सुनकर कहते हैं, आर यू रियली श्योर अबाउट दिस? त्रिशा सुनकर कहती है, हाँ पक्का, मैंने देखा है बॉलीवुड मूवी में ऐसे ही होता है। आप अपने दोस्त को बताइएगा ज़रूर, हाँ, वो ट्राई करेंगे तो हो जाएगी किस। ऐसे ये दोस्त है कौन? अविराज कहते हैं, नेवर माइंड, तुम सो जाओ, और उस तरफ ही करवट करके सो, मुझे भी नींद आ रही है। ये बोलकर जैसे अभी त्रिशा जो कि ये सुनते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई थी, और अविराज भी, लेकिन फिर अविराज जो कि इसी ट्रिक को त्रिशा के ऊपर ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हुए अब उसके ठीक गालों के पास आकर झुक चुके थे। और फिर त्रिशा जैसे उनकी तरफ मुड़ी थी, अविराज जो उसकी आंखों की तरफ देखते हुए उसके गालों की तरफ, और फिर उसके होंठों की तरफ, और फिर उसकी नज़रों की तरफ दोबारा देखकर अपने होंठों को हल्का सा बाइट देते हुए कहते हैं, उसके आगे क्या करना था मैं भूल गया। ओ या, वो त्रिशा के सामने ये बोल रहे थे, और फिर उसके कानों के पास जाते हुए कहते हैं, मे आई किस यू मैडम, मना मत करना, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम बहुत बुरी कोच हो और तुम्हें रोमांस बिल्कुल भी नहीं आता।
जिस तरह से विराज उसके सामने थे, वो ऑब्वियस सी बात है कि तृषा कैसे कंट्रोल कर पाती खुद को। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म तो उसे आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाकर उनकी कॉलर पर रखते हुए कहती है, आप चीटिंग कर रहे थे? ये सवाल आप अपने लिए कर रहे थे? मुझे लगा कि आपको अपने किसी दोस्त को ये सब कुछ बताना है। अविराज उससे कहते हैं, मैंने बचपन से सिर्फ ज़बरदस्ती की है शायद लोगों के साथ, तो मुझे परमिशन लेना आता ही नहीं है। जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। पर अब मैं तुमसे सीखूंगा कि परमिशन कैसे लेते हैं। तो बताइए वाइफ जी, किस कर लूँ आपको? ये बोलते हुए अविराज, जो कि उसके होंठों के इतने करीब आ चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि वाकई अविराज जो उसे किस कर ही लेंगे। और तृषा भी अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे से कहती है, हाँ। लेकिन अभी वो आधा ही हाँ बोली थी, तब तक अविराज उसके फोरहेड पर ले जा करके अपने होंठों को रखते हुए कहते हैं, सोचो ये क्या था? फोरहेड किस? अविराज ने तो गजब तंग कर दिया था तृषा को, और वो आराम से जाकर के अब दूसरे करवट ले चुके थे। ये देखकर कि तृषा थोड़ा गुस्से में उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या था? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अविराज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? मैंने तो बस फोरहेड किस के लिए परमिशन मांगी थी। क्यों नहीं कर सकता तुम्हें फोरहेड किस पे? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। और ये बोलकर वो फिर से दूसरी तरफ मुड़ गए थे। तृषा जो जोर से उनके हाथों को पकड़ करके बहुत मुश्किल से अपनी तरफ घुमाई थी और ऑलमोस्ट उनके ऊपर आते हुए जोर से उनके गर्दन पर अपना हाथ कसते हुए कहती है, आपकी तो मैं कोई ऐसी परमिशन लेकर के फोरहेड किस करता है? कितना डिसअपॉइंट कर दिया आपने मुझे। तभी अविराज जो उसके होठों की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें कुछ करना है क्या मेरे साथ? कहीं तुम्हारा तो कुछ मन नहीं कर रहा ना तृषा? तृषा धीरे धीरे उनकी तरफ झुकते हुए कहती है, आपको क्या लग रहा है? अविराज उसके पीठ पर धीरे से अपने हाथ को रख चुके थे, क्योंकि तृषा पूरी तरह से ऑलमोस्ट उनके ऊपर ही सो चुकी थी, और धीरे से उनके नाक के पास आकर के अपने नोज पॉइंट को रब करते हुए कहती है, मैं आपके साथ अगर ज़बरदस्ती करूँगी तो प्लीज़ आप खुद को अबला मर्द मत समझिएगा। और ये बोलकर वो बिना अविराज के परमिशन लिए ही अविराज की गालों को ज़ोर से दबाए हुए थे अपने हाथों से, और अपने होठों को ले जाकर के ऑलमोस्ट अविराज के होठों पर रख ही देती है। उसे नहीं आता था प्रॉपरली किस करना, जिससे वो हल्का सा ही बस उनके होठों से अपने होठों को टच कराकर दूर हो चुकी थी। लेकिन तभी अविराज उसको समझाते हुए कहते हैं, तृषा को वो अचानक ही अपने करीब खींचते हुए फिर से उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, इसे किस नहीं कहते? बच्चों वाले किसे दे रही हो? एडल्ट किसे से कहते हैं? और ये बोलकर वो उसके होठों को बहुत ही बुरी तरह से अपने होठों के साथ लॉक कर चुके थे। उसके होंठ जो इस वक्त अविराज के दोनों होठों के बीच दबे हुए थे, और लगभग 5 मिनट तक अविराज ने तो उसे उठने का मौका तक नहीं दिया था। फिर जैसे जैसे करके धीरे धीरे वो लोग अभी अलग हो पाते, तभी अविराज ने उसके होठों पर काफ़ी ज़ोर से बाइट दे करके निशान छोड़ दिया था, जिससे उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई थी, और वो ज़ोर से अविराज को अपने हाथों से नोचते हुए कहती है, ये क्या है? ऐसा क्यों किया आपने? अविराज उसको देखते हुए कहते हैं, मन कर रहा था, और वैसे भी पता तो चलना चाहिए ना कि तुम्हारा हस्बैंड है। एक दो भी निशान नहीं है तुम्हारे शरीर पर अब तक। तो शायद सुनकर कहती है, तो आप क्या वायलेंट हस्बैंड है? मेरे साथ वायलेंस करेंगे? मारे पीटेंगे मुझे? अविराज उसका जवाब ना में अपना सिर हिलाकर देते हुए कहते हैं, वायलेंट होने के लिए मारने पीटने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं बेड पर। तभी तृषा जो कि एकदम से उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा गौर करने लगी थी, और अविराज जो देख पा रहे थे कि वो फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इससे पहले कि वो बहक जाएं और अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, वो फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिए थे, और तृषा से कहते हैं, तुम क्या ऊपर ही सोने वाली हो? तृषा जो कि हल्का अनकम्फर्टेबल होते हुए कहती है, आउच, ये क्या हो रहा है? अविराज ये सुनते हुए तुरंत ही तृषा को अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए कहते हैं, बेटर कि तुम मेरे ऊपर इस वक्त ना ही सो, मैं ठीक नहीं हूँ अभी, तुम थोड़ा दूर रहो मुझसे। ये सुनकर तृषा कहती है, क्यों, क्या हुआ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अविराज जो कि उसकी टोन को समझ रहे थे कि तृषा समझ तो सब कुछ रही है लेकिन अनजान बन रही है। अविराज उसे कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ये बोलकर वो दूसरी तरफ अपना करवट बदल चुके थे। तभी तृषा के कानों के पास धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ? कुछ हो रहा है क्या?
दिक्कत हो रही है ना मेरे हस्बैंड को। अविराज उसे गुस्से में कहते हैं, त्रिशा अभी मेरे पास नहीं है वो, मैं कर भी नहीं सकता अभी कुछ, बेटा कि तुम दूर हो मुझसे। वो भी हंसते हंसते अब दूसरा करवट बदल करके लेट चुके थे, लेकिन अविराज कैसे खुद को इस तरह से काम डाउन कर पाते जिसकी वजह से उन्हें वॉशरूम यूज़ करना ही पड़ता है। अगले दिन त्रिशा जो अपने होठों को संभालते संभालते आज तैयार हो रही थी, वो तो बेचारी बस आज लिप बाम लगा कर रह गई थी, लेकिन वैसे उसके लिप्स इतने प्यारे थे कि लिप बाम में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर नीचे आई थी ब्रेकफास्ट करने, जहाँ इस वक्त शिवाय भी मौजूद थे। नूर को उन्हें शॉपिंग जो ले जाना था, लेकिन त्रिशा के चेहरे की तरफ सबकी नज़र बार बार जाकर अटक सी जा रही थी। कोई उससे कुछ पूछ पाता, लेकिन आरोही जी खुद को कैसे कंट्रोल करती। वैसे तो 5 मिनट खुद को रोक ली थी, लेकिन जैसे अभी अविराज जी अपने ऑफिस से बाहर निकल करके यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, तभी आरोही झटके से कहती है, त्रिशा तुम खा क्यों नहीं पा रही हो कुछ, बस पानी ही पिए जा रही हो और जूस पी रही हो। तभी त्रिशा कहती है, वो भाभी वो मुझे भूख नहीं है। आरोही जो हंसते हुए कहती है, भूख नहीं है या फिर कुछ खाने के लिए होठों को खोलना ज़रूरी होता है और तुम्हारे होठ पर तो कोई ज़ख्म दे रखा है। कैसे लगा तुम्हें त्रिशा? त्रिशा जैसे ही सुनी थी वो एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रख ली थी और फिर इधर उधर देखते हुए जैसे अभी खुद को अवॉइड करवाती, लेकिन तब तक अविराज जी भी त्रिशा के मज़े लेते हुए कहते हैं, क्या हुआ त्रिशा, होठ पर चोट लग गई तुम्हारे, दिखाओ ज़रा। त्रिशा जैसे अविराज की बात सुनी थी वो एकदम से अपनी मुट्ठी कस लेती और अपने नेल्स को तैयार कर रही थी कि एक जख्म तो इनके ऊपर भी बनता है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं, खुद ऐसे काम करने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे चोट लगी। अविराज जो फिर से हल्का टीजिंग स्माइल पास करते हुए कहते हैं, बताओ ना कैसे लगा त्रिशा, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है? त्रिशा जो अपने हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, वो गलती से शायद मेरे दांत से। तभी अर्चना जी कहती हैं, ऐसे कैसे दांत से, ऐसा लग रहा है जैसे कि इंटेंशनली किसी ने काटा है। तभी इस बात पर एकदम से शिवाय जो कि अविराज की तरफ देखते हुए कहते हैं, सर थोड़ा हमें भी सिखा दीजिए रोमांस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा शादी से पहले। तभी तो मैं अभी जैसे भी ये बोलते बोलते उनका चेहरा नूर तक अभी पहुंचा था और अभी वो नज़र अपनी भर करके नूर को देख ही रहे थे, तभी ज़ोर से अविराज अपने पैर से ही शिवाय को मारते हुए कहते हैं, काम करने चलना है, शॉपिंग पर जाना कैंसिल। जैसे शिवाय ने सुना था वो एकदम से अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, मैं सुबह 6:30 बजे इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ ताकि नूर को शॉपिंग पर लेकर चलूँ, ऐसे कैसे कैंसिल? देखिए आंटी ये तो चीटिंग होगी ना। अर्चना जी भी अविराज को समझाते हुए कहती हैं, अच्छा कब से इंतज़ार कर रहा था अविराज, अभी नाश्ता करके जाने तो क्या दिक्कत है। अविराज जो कहते हैं, कह दिया ना मैंने, नूर शॉपिंग पर नहीं जाना है, और शिवाय मेरी बात सुन, तो जो भी शॉपिंग करनी है अकेले कर ले। ये सुनते शिवाय कहते हैं, नहीं एक काम करते हैं त्रिशा, तुम्हारा कॉलेज तो है नहीं, तुम तो घर पर अभी फ्री हो ना, तुम्हें लेकर चलते हैं। जैसे अविराज ने यह सुना था दानिश एकदम से अपने चेहरे को नीचे झुका लिया था और साथ ही युग और वीर भी कि अब क्या होने वाला है, अब तो फटेगा बॉम्ब। अविराज जो अपने हाथ में फोक को इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, शिवाय मैंने कहा ना तू जाकर अकेले शॉपिंग कर ले। तभी शिवाय कहते हैं, अकेले कैसे शॉपिंग करूँगा, और वैसे मुझे लगता है नूर और त्रिशा की फिगर ऑलमोस्ट सेम है तो फिटिंग भी समझ में। तभी अविराज जो शिवाय से कहते हैं, एनफ, तू नूर को लेकर जा। लेकिन शिवाय जो और ज़्यादा अविराज को परेशान करते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे पता है तूने नूर को क्यों मना किया है अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं नूर को लेकर जाऊंगा तो उसके लिए सरप्राइज़ कहाँ रह जाएगी, अगर त्रिशा मेरे साथ चलेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। त्रिशा खुश होते हुए कहती है, हाँ मैं चलूँगी, और वैसे भी नूर जी की पसंद के बारे में अब तो बहुत कुछ पता चल चुका है मुझे। ये सुनते अविराज और त्रिशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें बहुत मन कर रहा है शॉपिंग पर जाने का? त्रिशा अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मन कर रहा है। तो अविराज जो खुद की मुट्ठी कसते हुए खुद से कहते हैं, एक तो ये मुझसे डरती भी नहीं है, क्या करूं मैं इसका। सारे लोग अब नाश्ता कर करके उठना शुरू कर दिए थे। तभी शिवाय जो त्रिशा से कहते हैं, ठीक है फिर चलते हैं।
त्रिशा जो अपने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ, हाँ फिर चलते हैं साथ में। अविराज जो कि पीछे से अपने हाथ को फोल्ड करके देखे जा रहे थे, तभी बगल में दानिश खड़े होते हुए कहता है, नहीं सर, आपके होने वाले जीजा जी हैं शिवाय सर, ऐसा कुछ भी मत सोचिए जो आप सोच रहे हैं अभी। अविराज और दानिश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या लगता है मैं इसे छोड़ पाऊंगा? औकात से बाहर जा रही है। मैंने अपनी बहन को मना किया तो मेरी बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा है। अगर आज मेरे हाथों इसका कत्ल हो गया ना तो मेरी गलती नहीं होगी। त्रिशा भी आराम से अपने हाथ में बैग और साथ ही मोबाइल लेकर के नीचे की तरफ आ रही थी। पहले से वो रेडी तो हो ही रखी थी। तभी अविराज झटके से उसके सामने आ गए थे, जिससे त्रिशा एकदम से डिसबैलेंस होती, पर अविराज ने उसे संभाल लिया था और फिर उसकी कमर पर इंटेंशली अपना हाथ पिंच करते हुए कहते हैं, तुम शॉपिंग पर जाओगी? वो भी मेरे बिना? त्रिशा जो कि हल्का सा अपनी नाक से करते हुए कहती है, आउच, क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। अविराज और त्रिशा के इस कॉन्वर्सेशन को सारे लोग अब गौर से सुनने लगे थे और अविराज जो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, कभी अपना हाथ उसके कमर पर इधर उधर घुमाते जिससे उसे गुदगुदी होती, तो कभी उसको पिंच करना शुरू कर देते और उसको अब रास्ता ही नहीं दे रहे थे कि वो यहाँ से जा पाए। तभी त्रिशा कहती है, आप भी ना हर वक्त बस यही करते रहते हैं। कल रात में जो किया वो कम नहीं है। ये जो होठ पे निशान दिया है ना आपने मुझे, जंगली कहेंगे, बताऊं मैं सबको क्या क्या किया मेरे साथ। जैसे अविराज ने ये सुना था, वो एकदम से त्रिशा के कमर से हाथ हटाते और एक कदम पीछे होते हुए कहते हैं, त्रिशा क्या कर रही हो? तभी त्रिशा कहती है, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे मुझे इधर उधर पिंच कर रहे हैं। देखिए ना मम्मी जी, रात में भी इन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया था। जैसे ही बोलकर कि वो जाकर के अर्चना जी के बगल में अभी अपने प्यार से सर को रखी थी उनके कंधे पर, तब तक अविराज कहते हैं, ओ हेलो, कीप योर माउथ शट। हाँ, हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती है। ये सुनते त्रिशा कहती है, क्यों, अब बुरा लग रहा है? हाँ, अभी भी मेरे ऐसे कमर पर पिंच कर रहे थे मम्मी जी, और आपको पता है कल रात में इन्होंने ये होठ पर ये जो निशान है ना, वो मेरे से नहीं कटा, इन्होंने ही काटा था। ये सुनते अविराज कहते हैं, अरे, लेकिन फिर वो एकदम से कंट्रोल करते हैं और फिर एक गहरी सांस भरते हुए अपने चेहरे पर हल्का सा स्मॉक लिए कहते हैं, ओके, तुम्हें मन कर रहा ना सबको सच बताने का, तो फिर ठीक है, पूरा सच बताओ। किस तरह से मैंने तुम्हें फोरहेड किस दिया, मगर मैडम जी तो डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मैडम जी को तो। लेकिन तभी जल्दी से वो अविराज के सामने जाकर उनके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हे, ये क्या बोल रहे हैं, ये सब बताना नहीं होता है। अविराज जी सुनते हुए कहते हैं, एक मिनट, और फिर उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहते हैं, जब मैं ये बात बोल रहा था तो आप सुनी मैडम? बताओ ना किस तरह से मेरे ऊपर आकर लेटी थी और ज़बरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी, और क्या कह रही थी? अगर कह रही थी कि अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करो तो मैं खुद को अबला मर्द ना समझूं। तुम्हारा बस चलता तो पता नहीं क्या क्या और करती। मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने होठों को बाइट कर दिया, वरना तुम तो बहुत आगे जाती। त्रिशा सुनकर कहती है, मेरा ना अब दिमाग ख़राब हो रहा है। शकुंतला जी जो कि आराम से पीछे अपनी चेयर पर बैठ कर के झूला झूलते हुए उन लोगों की बातें सुनी जा रही थी, और वहीं मृदुल भी उनके बगल में ही खड़ी थी। नूर भी जल्दी से दादी जी के पास आते हुए कहती है, आपका फॉर्मूला तो सही काम कर रहा है, दोनों के बीच तो करीबियाँ बढ़ने लगी दादी। तभी शकुंतला जी नूर से कहती है, तुम्हारी भी तो नई नई शादी होने जा रही है, जब भी कोई दिक्कत आए तो बस एक बार मुझे याद करना। ऐसा रिश्ता बनवाओगे ना तुम दोनों के बीच, एक दूसरे से कभी बोर नहीं होगे। वही अविराज जो कि लगातार त्रिशा को और वही त्रिशा अविराज को बोले ही जा रही थी, तभी शिवाय जो कि धीरे से नूर का हाथ पकड़ते कहते हैं, सही है इन लोगों का, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से सरकते हैं, जब तक इन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगी तब तक हम अपने मॉल में होंगे। और ये बोलकर वो अर्चना जी को बस इशारा कर दिए थे कि वो नूर को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और वहीं अविराज और त्रिशा के बीच में ये लड़ाई है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब यू नो व्हाट, तुम रूम में चलो, वहाँ बताता हूँ तुम्हें। और ये बोलकर वो सबके सामने त्रिशा का हाथ पकड़ते हुए उसे ऑलमोस्ट खींचते हुए अंदर की तरफ ले गए थे। त्रिशा भी अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, देखिए खबरदार, जो मेरे साथ ना कोई आलतू फालतू नाटक किया था, और ये गुस्सा किसको दिखा रहे हो आप? डरती वरती नहीं हूँ मैं आपसे। और ये बोलकर वो जैसे अभी मुड़ करके गेट पर फिर से पहुंची थी ताकि वो कमरे से बाहर निकल पाए और सबके सामने जा पाए, ताकि वो अपने दर्द को पूरी तरह से बयां करे और साथ ही अविराज की हरकतों के बारे में बताए। अविराज झटके से उसके पल्लू को पकड़ लिए थे, और जैसे ही अभी त्रिशा पीछे मुड़ी थी तब तक पल्लू उसके कंधे से नीचे आ चुका था। और वैसे अविराज ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया था, वो तो सिर्फ त्रिशा को रोकना चाह रहे थे, लेकिन
त्रिशा जो एकदम से अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, हाँ आप ये सब करना शुरू कर दिए, अब क्या मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे आप? अविराज उस पल्लू को अपने हाथ में मोड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम तो ऐसे हरकतें कर रही हो जैसे कि ये काम तुमने कल तो किया ही नहीं था मेरे सामने। जानबूझकर खुद अपने पल्लू को नीचे गिराई, फिर अपने ब्लाउज के हुक खोला, और उसके बाद तुम तो इनर्स भी खोलने को रेडी थी ना त्रिशा? भूल गई? त्रिशा सुनते हुए खुद में सोची जा रही थी, जी ये सब किया था मैंने, ओह माय गॉड ये सब क्यों किया था मैंने, कितनी गंदी हो गई हूँ मैं। और फिर जैसे अविराज जो उसको बस दरवाजे तक ले ही गए थे, त्रिशा एकदम से देखती है कि उसके पास अब पीछे जाने की जगह नहीं बच रही है। अब तो उसे अविराज को फेस करना ही पड़ेगा, जिससे वो एकदम से अविराज के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, सॉरी ना, अभी पल्लू दीजिए, मुझे इसे पिनअप कर लेना चाहिए। वैसे तो मैंने पिनअप किया था, खुल कैसे गया? अविराज जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे रूम में आकर के, तभी उन्होंने उसका पिन निकाल दिया था। शायद वो खुद ऐसा चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हों। त्रिशा भी कंफ्यूज हो ही रही थी, लेकिन तभी अविराज उसके पल्लू को ले जाकर उसके कंधे पर रखते हुए कहते हैं, अगर ऐसे करोगे ना तो वाकई मुझे खुद को कंट्रोल करने में बहुत तकलीफ होगी। डीप नेक ब्लाउज पहन रही हो ना, मेक श्योर कि इसे मत पहना करो। तभी त्रिशा भी थोड़ा नॉटी होते हुए कहती है, हाँ तो मैं बिना ब्लाउज के रहूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना? अविराज ये सुनते हुए कहते हैं, तुम्हें ना मुझे आज ही फार्म हाउस पर ले जाना है। तभी त्रिशा कहती है, वो जो आने वाले थे ना, वो मॉम के कज़न सिस्टर की फैमिली, वो अभी कुछ दिन बाद आएगी, तो हम बाद में जाएंगे। लेकिन तभी अविराज कहते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग आए चाहे ना आए, आज तुम फार्म हाउस पर चलोगी मेरे साथ। मैं शाम तक वापस आऊँगा और कोशिश करूँगा जल्दी आऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी तो कहाँ मन लगने वाला है तुम्हारे बिना। और ये बात वो उसके गालों पर धीरे धीरे अपने फिंगर को इधर उधर टैप करते हुए बोल रहे थे। और फाइनली त्रिशा के होठों के थोड़ा करीब झुके थे जैसे ही, लेकिन तभी त्रिशा कहती है, आपने पहले बहुत दर्द दे रखा है, रहम करिए मुझ पर। लेकिन अविराज उसके ऊपर रहम कर दे, ऐसा कैसे हो सकता था? वो प्यार से उसके जख्म को धीरे धीरे अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, दर्द हो रहा है। त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं बस कुछ तीखा खा रही हूँ तो हल्का हल्का जलन हो रही है। तभी अविराज जो त्रिशा को अपनी नॉलेज का एक हल्का सा तड़का देते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है त्रिशा, ह्यूमन सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम, और कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करते हैं और हीलिंग को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये सारी बातों को त्रिशा ध्यान से सुनते हुए कहती है। तो अविराज जो उसके गालों पर धीरे से अपनी एक उंगली को टैप करते हुए कहते हैं, तो तुम समझो ना? त्रिशा कहती है, समझ गई, मतलब मुझे अपना सलाइवा यूज़ करना है जिससे मेरी हीलिंग फास्ट हो जाएगी और ये ज़ख्म भी ठीक हो जाएगा, है ना? अविराज ये सुनते हुए कहते हैं, कम ऑन, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मैं करता हूँ ना। और फिर ये बात बोलते बोलते अविराज जो कि अपने होठों को उसके होठों पर धीरे से लगाए थे और बहुत ही प्यार से मैडम जी के चोट को अपने होठों से और साथ ही अपने सलाइवा से कवर कर रहे थे ताकि मैडम जी की हीलिंग फास्ट हो जाए। जैसे अविराज लगभग 5 मिनट बाद अपनी ट्रीटमेंट को ख़त्म करके त्रिशा से दूर हुए थे, त्रिशा धीरे से अपनी पलकों को उठाकर अविराज के चेहरे की तरफ हिम्मत करके देखते हुए कहती है, आप ऐसे ट्रीट करते हो अपने पेशेंट्स को? आपके हॉस्पिटल में भी ऐसे करते हैं? अविराज हल्का हंसते हुए कहते हैं, तुम पागल हो गया, मैं किसी को किस करूँगा, ऐसा हो सकता है? त्रिशा सुनकर कहती है, मतलब आज तक नहीं किया? अविराज अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहते हैं, कभी नहीं, आई वॉज वेटिंग फॉर माई वाइफ टू डू दिस। नहीं। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, क्या नहीं? अविराज उसके कमर को इंटेंशनली अपनी तरफ जोर से पकड़ कर खींचते हुए कहते हैं, नहीं का मतलब सिर्फ किस करने वाला इरादा नहीं था मेरा, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। फार्म हाउस पर मिलते हैं आज। त्रिशा जो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, देखते हैं, देखेंगे, अभी जाइए आप। अविराज उसे कहते हैं, जा रहा हूँ। यहाँ अविराज गए थे कमरे से बाहर और फाइनली अब अपने हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि आज उन्हें अपने एक पेशेंट को ट्रीट करना था
काफ़ी सीरियस कंडीशन था उसका। लेकिन अविनाश का दिमाग फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ तृषा की वजह से। वहीं तृषा पूरी तरह से भी कमरे में अकेले हुई थी, अपने पल्लू को भी पिनअप कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है तृषा जी? मुझे नहीं लगता कि अब ये पल्लू ज़्यादा देर तक आपके शरीर पर रहने वाला है। तृषा जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, भाभी आप ऐसे ऐसे ब्लाउज क्यों पहना रही है मुझे? आपको पता है उन्होंने कैसी कैसी बातें बोली मुझे। तभी पीछे से शकुंतला जी आते हुए कहती हैं, कैसी कैसी बातें बोली? हाँ, हमें भी तो बताओ, अरे हम भी दादी हैं तुम्हारे। तृषा कहती है, दादी आप तो रहने दीजिए, फार्म हाउस पर ले जाने की बात कर रहे थे। तभी इस बात पर आरोही कहती है, कल तो आपका ही आइडिया आया था ना कि उन्हें फार्म हाउस पर लेकर जाऊंगी तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तृषा कहती है, वो तो सिर्फ गुस्सा ठंडा करने के लिए था, अब ये थोड़ी ना कि मेरे साथ कुछ भी करेंगे। और वैसे भी ये बहुत गंदे हैं, पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करते हैं, और हरकतें तो ऐसी ऐसी हैं कि मैं बताऊं तो आप शर्मा जाएं। तभी शकुंतला जी कहती हैं, उसकी तुम टेंशन ना लो, हम दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तभी आरोही कहती है, नहीं नहीं दादी माँ। और फिर वो अपना दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते हुए कहती है, आपसे कौन ही जीत सकता है भला, आपने तो बहुत बड़े बड़े खेल किए होंगे। ये सुनते हुए शकुंतला जी आरोही के पीठ पर हल्का थपथपाते हुए कहती हैं, अरे अब तो तुम लोगों को भी सिखा ही दूंगी, वरना क्या फ़ायदा, मेरे बच्चे जब ये सब एंजॉय ही ना कर पाए तो। तभी आरोही कहती है, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं तो आशीष जी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताती हूँ, बस आप तृषा को थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए, बेचारी सी कितना डर रही है ये। तभी तृषा कहती है, भाभी पहली बार ना डर नहीं लग रहा, अजीब सा हो रहा है, थोड़ी गुदगुदी सी हो रही है, और बार बार ना सोच कर हल्का हल्का स्माइल आ जाता है। इसी बात को तो और डर है, जब वो मुझसे इस तरह से आज बात कर रहे थे ना, मुझे अंदर से ऐसे अच्छा अच्छा सा लग रहा था। अगर ये बात उन्हें पता चल गई ना, तब तो वो पता नहीं क्या ही करेंगे मेरे साथ। नहीं, उन्हें नहीं पता चलने दूंगी कि मुझे ये सब अच्छा लग रहा है, वरना बेशरम कहेंगे ना मुझे। ये सुनते हुए उसकी दादी उसके सर पर हल्का चपेट लगाते हुए कहती हैं, हट पागल, उसे तो खुशी होगी कि चलो मेरी बीवी भी थोड़ा सा बेशरम तो बन रही है मेरी तरह। तृषा जाकर के बेड पर बैठ गई थी और वहीं शकुंतला जी भी। आरोही जी भी तृषा के एक साइड में बैठे हुए, तृषा के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए उसको लगातार समझाया जा रही थी कि चीज़ें और कैसे कैसे आगे बढ़ सकती हैं, और साथ ही तृषा को अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ हो रही थी नूर और शिवाय की शॉपिंग। अब शिवाय भी तो अविराज जी के ही दोस्त है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका थोड़ा बहुत गुड़ तो अविराज के साथ मिलता ही होगा। कहाँ इस वक्त नूर को लगा था कि उसके कपड़ों की शॉपिंग होने वाली है। वैसे तो कपड़ों की शॉपिंग ही चल रही थी, मगर इस टाइप के कपड़े। नूर बार बार दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, लहंगे का और साड़ी का सेक्शन तो उधर है, हम इधर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं और आप यहाँ पर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तभी शिवाय जो कि 2-3 कपल को वहाँ पर दिखाते हुए कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ आती हैं? देखो मुझे यहाँ पर मेल्स भी नजर आ रहे हैं नूर। ये सुनते हुए नूर जो शिवाय की तरफ घूरते हुए कहती है, आप ये सब क्यों खरीदेंगे, आप ये सब पहनते हैं? जैसे शिवाय ने इतना सुना था, वो ज़बरदस्ती का स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ वेरी फनी। देखो शादी की शॉपिंग तो मेरे घर वाले भी कर ही देंगे, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आफ्टर मैरिज जो भी कुछ होगा उसकी शॉपिंग तो हमें करनी पड़ेगी ना नूर। नूर जो अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है, भाई को कॉल लगाऊं भाई को कॉल, आप ये सब खरीदने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं? तभी शिवाय जो कि उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए रस्ते उसी सेक्शन की तरफ नूर को ले जाते हुए कहते हैं, कितना शर्माती हो तुम, कुछ सीखो तृषा से, आरोही से, यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तभी नूर हंसते हुए कहती है, तृषा भाभी को इसमें इन्वॉल्व मत करिए, वो बहुत ज़्यादा कार्टूनिश है, और आपको पता है उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है। लाइक वो तो ना उम्र में भी मुझसे छोटी हैं, और साथ ही उनकी ना बातें भी अजीब होती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। लाइक आपको पता है भाई को कल सेड्यूस करना था, उसके लिए भी हमने उन्हें आइडियाज़ दिए हैं। शिवाय जो उसके लिए हल्का खुश होते हुए कहते हैं, हमने मतलब तुमने भी आइडियाज़ दिया, मतलब आपको सेड्यूस करना आता है? तभी नूर हल्का पीछे होते कहती है, आता तो है, पर आप इतना सेडक्टिव टोन क्यों यूज़ कर रहे हैं? मॉल में हैं आप, और
ये अच्छी जगह नहीं लग रही है, चलिए ना यहाँ से, क्यों लेना ये सब। तभी शिवा कहते हैं लॉन्ड्री लेना होता है नूर, आफ्टर मैरिज ये तो पहनाऊंगा मैं तुम्हें। नूर अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए कहती है नो नहीं, मैं नहीं पहनूंगी ये सब, कितना गंदा लग रहा है। तभी शिवा कहते हैं ओहो आप तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो रही हैं, ये भी नहीं पहनेंगी तो फिर कुछ भी नहीं पहनोगी। हो सो शेमलेस, मैं तो सोच रहा था कम से कम ये तो। लेकिन तभी नूर जोर से उनके कंधे पर मारते कहती है आप ना बहुत गंदे हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। लेकिन ज़बरदस्ती शिवाय ने उसके हाथ में पकड़े इस वक्त ट्रॉली में कुछ लॉन्ड्रीज डाल ही दी थी। और तभी वो नूर की तरफ देख कर के काइविंग करते हुए कहते हैं हमारी शादी कब होगी यार, कब होगी हमारी शादी। वैसे तो नूर दिखा रही थी कि वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है शिवाय की हरकतों पर, लेकिन वो तो सिर्फ उसका दिल समझ रहा था। वो भी हल्का हल्का अपने चेहरे को नीचे झुकाकर शर्माते हुए कहती है अब हो भी जाएगी, इसमें इतना परेशान और इतना डेस्परेट होने वाली क्या बात है। शाम का वक्त, आज शाम लगभग 8 घंटे लग गए थे अविराज को। वो काफ़ी ज़्यादा मशरूफ़ थे ऑपरेशन में, और जैसे वो बाहर निकले थे उनके चेहरे पर एक पीसफुल स्माइल थी। इस बात से नहीं कि फाइनली उन्हें छुटकारा मिला अपने काम से, बल्कि इस बात को लेकर कि फाइनली अब उनका ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। और जितने भी लोग बाहर उम्मीद लगा कर खड़े थे, उनके अटेंडर्स जो अंदर के पेशेंट थे, वो सबके चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ जाती है। जैसे ही अविराज हल्का सा स्माइल किए थे, सबको सुकून मिला था। और वो अटेंडर का सुकून दे करके अविराज फाइनली अपने केबिन के अंदर एंटर हुए थे। मानना पड़ेगा, क्या सही प्रोफेशन चूज़ किया था अविराज ने। एक तरफ लोगों का खुद खून करते थे और वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान बचाते थे। ऐसा पीछे खड़ा एक शख्स जो कि धीरे धीरे बोल रहा था, दानिश, वो भी विक्रांत से बात कर रहा था और अपने हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेकर के आया हुआ था। उसमें कुछ अजीब से नशेड़ी लोगों के फोटोग्राफ्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और उसे अविराज को दिखाते हुए कहता है सर, पता चला है कि अपनी प्रॉपर्टी को हड़पने के बारे में एक वकील को हायर किया इसने। सर, जो प्रॉपर्टी आप ऑर्फनेज के नाम पर इस वक्त उसे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी पर गलत नज़र है इसकी, वहाँ पर अपना बार बनवाना चाहता है ये। तभी विक्रांत थोड़ा सीरियस होकर के उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है सर, आई नो कि अभी आप बहुत ज़्यादा थके होंगे, इस बारे में हम बाद में बात करें। अविराज जो विक्रांत की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं बाद में नहीं, इसे अभी निपटा दो वरना बाद में मुसीबत खड़ा करेगा। क्या कर सकते हो अभी इसके लिए। तभी विक्रांत कहता है सर, उड़ा देते हैं ना। तभी दानिश कहता है ये हर बात पर उड़ा देते हैं क्या, क्या मतलब है सर, बातचीत करके भी तो काम सुलझ सकता है, तो फिर उड़ाने के बारे में क्यों सोचें। अब हर प्रॉब्लम का सलूशन उड़ाना थोड़ी ना होता है सर। अविराज विक्रांत की तरफ देखते हुए कहते हैं इसके बहुत अच्छे खासे मंत्रियों के साथ है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से बैठ करके लॉयर को हायर करूं, फालतू के कोर्ट केस के चक्कर ऐसा गायब करूं कि किसी को अता पता भी ना लगे इसका। दानिश अभी खुश ही हो रहा था कि चलो अविराज भी इस बारे में सोच रहे हैं कि चलो बातचीत करके ही मैटर को सॉल्व किया जाएगा क्योंकि बंदा पावरफुल है। लेकिन नहीं, अविराज और विक्रांत बिल्कुल एक जैसे थे। पता नहीं बेचारा सा दानिश कहाँ से फंस गया था इस जगह पर। तभी विक्रांत जो कि अपना एक आइविंग करते हुए कहते हैं मेरा काम है ये मैं संभाल लूँगा, तू घर जा। दानिश विक्रांत से कहता है संभल कर जाना, और मैं तो कहता हूँ कुछ बॉडीगार्ड्स को अपने साथ ले लें, हमेशा अकेले टाइगर बनने की ज़रूरत नहीं है। विक्रांत दानिश के इस बात को रिपीट करते हुए कहता है टाइगर, टाइगर से किसी की याद आ गई दानिश। तभी दानिश विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहता है नहीं भाई, उसका तो नाम मत लेना, फट जाती है मेरी। कैसे कैसे कोई इंसान एक टाइगर को पाल सकता है। इस बात पर वो धीरे से दानिश का कंधा टैप करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक और बार तेरे को मिलवा ही दूँ लूसीफर से। सही है ना, दोनों क्या कपल हैं, लूसीफर डायना। यह सुनते ही दानिश जो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है सर, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। वो विराज से बोलकर निकल रहा था। वहीं विराज जो कि अपने हाथ में लगे ग्लव्स को निकाल करके अपने हाथ को प्रॉपरली पहले वॉश करते और फिर सैनिटाइज करते हुए अब अपनी बीवी के बारे में सोच रहे थे। फाइनली आज उन्हें अपने फार्म हाउस पर जो जाना था त्रिशा के साथ।